अच्छा, इसमें एक और नोट कर लीजिए आप लोग, एक एक बना था दूंगा जो रोकने के लिए। नोट करिए, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। नोट करिए, अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत किया जाता है, अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। मतलब व्यवहार में नहीं लाया जाएगा, किसी भी प्रकार से छुआछूत को व्यवहार में नहीं लाया जाएगा, निषिद्ध किया जाता है। अस्पृश्यता को अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है या रोका जाता है। अब इसमें देखिए एक एक्ट बना था छुआछूत रोकने के लिए। नोट करिए, 1976 में एक का नाम नोट करिए, 1976 में लिखिए, देखिए नागरिक अधिकारों की रक्षा अधिनियम 1955, नागरिक अधिकारों की रक्षा अधिनियम 1955 में विस्तार करके उपबंध में विस्तार करके उपबंध और सख्त बनाए गए। सख्त का मतलब बहुत बड़े कानून कर दिए गए। तो इसको याद रखिएगा, अस्पृश्यता पर जो कानून था वो नागरिक अधिकारों की रक्षा अधिनियम में उसको शामिल किया गया था। इसमें 1976 में संशोधन भी हुआ था। और एक चीज, अस्पृश्यता को कहीं परिभाषित नहीं किया गया है। जैसे ऐसे संविधान में कोई एक लाइन की परिभाषा नहीं दी गई है कि क्या अस्पृश्यता है। अस्पृश्यता से मतलब हम अपना तर्क आप लोग लगा ले और पढ़ते हैं तो कि छुआछूत हुआ, यही सब है, भेदभाव हुआ, ये अस्पृश्यता कानून हुआ। अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे उपाधियों का अंत, अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत, उपाधि क्या हो गई? जैसे कोई भी किसी को उपाधि मिलती है सेना में या ऐसे कोई सब उपाधि होती है। जैसे पहले उपाधियाँ दी जाती थी ना, राय बहादुर और ये सब, हाँ, ये सब उपाधियों को अंत कर दिया गया। और शिक्षा संबंधी जो उपाधियाँ हैं वो चलेंगी, सेना में कुछ उपाधियाँ हैं वो चलेंगी, और कुछ ऐसी उपाधियाँ हैं जिनको राष्ट्रपति की अनुमति से लिया जा सकता है। और इसी में जैसे जो पुरस्कार मिलता है, भारत रत्न, पद्मश्री, ये सभी उपाधियाँ जो है क्या इन पे छूट रहेगी। लेकिन इसका आप आगे लगा नहीं सकते। मान लीजिए किसी को मिल गया भारत रत्न, लोग लगाते हैं लेकिन लगाना नहीं चाहिए। जैसे सभी मिला है भारत रत्न का, इसमें नियम है
और वैसे तो खूब लगाया जाता है भारत रत्न भारत रत्न, लेकिन इस पर रोक है। उपाधि भले मिल रही है लेकिन उसको आप टाइटल की तरफ पीछे या आगे उसको नहीं लगाएंगे। अब देखिए 18 क्या है, जैसे एक बार 18 को मैं कुछ बता दिया हूँ, अब इसकी भाषा मेरे उपाधियों का राजा राज्य सेना विद्या संबंधी सम्मान के सिवा कोई उपाधि प्रदान नहीं की जाएगी। राज्य से जो उपाधि मिलेगी सेना में और विद्या संबंधी इन उपाधियों को प्राप्त किया जा सकता है, प्रदान की जाएगी, लेकिन इनके अलावा कोई उपाधि प्रदान नहीं की जाएगी। और दूसरा, भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। लोग विदेश पढ़ने जाते हैं ना, वो क्या है, वो विद्या संबंधी है इसलिए जाते हैं। तो विदेश जाके डॉक्टरी पढ़ते हैं और चीजें पढ़ते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं, पीएचडी करते हैं। वो किस लिए चले जाते हैं विदेश? क्योंकि वो विद्या संबंधी है और फिर उसमें कोई नियम नहीं। सर पीएम फॉरेनर जैसे कंट्री में जाते हैं विजिटिंग के लिए, तो उसमें रूल देते हैं ना आप, उन सबों में राष्ट्रपति की अनुमति माना जाता है कि राष्ट्रपति की अनुमति। तो हम लोग ये ले रहे हैं। हाँ, तो राष्ट्रपति की अनुमति से आप भी ले सकते हैं, आपको अगर मिल रही है तो। ऐसे तो कह नहीं देंगे कि आपको फ्रांस आनर आप लीजन दे दें, जब देगा तो उसे माना जाता है, उसकी प्रक्रिया है कि राष्ट्रपति की अनुमति लेके करते हैं। जैसे आगे है अभी देखिए, सुनिए आगे 18 का 3, कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के किसी पद को धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक भी नहीं है, इसमें क्या लिखा गया है, नागरिक नहीं है, राज्य के अधीन लाभ का पद धारण करता है, लेकिन राज्य के अधीन वो भारत में किसी पद पे है। लाभ का पद मतलब किसी सरकारी पद पे या वैसे पद पे है, विश्वास के पद पे है, जिसको कुछ वो ऐसा मिला है दायित्व कि उसको निभाए, वो व्यक्ति जो है विदेशी राज्य से, भले विदेशी है, कोई उपाधि धारण नहीं करेगा। तब करेगा जब राष्ट्रपति की अनुमति मिलेगी। जैसे बहुत से लोग विदेशों के आगे नौकरी करते हैं ना, अगर वो किसी ऐसी सेवा में है जो राज्य का महत्वपूर्ण पद है, उन लोगों के लिए भी राष्ट्रपति की अनुमति लेना जरूरी होगी। अब लास्ट है इसमें 4, 18 का 4, राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से या उसके अधीन किसी रूप में कोई भेंट उपलब्धि राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। तो जो 4 है, कोई व्यक्ति इसमें कर दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति जो लाभ और विश्वास का पद धारण करता है, वो किसी भी राज्य से कोई भेंट, कोई उपहार धारण नहीं करेगा जब तक राष्ट्रपति की अनुमति न हो। जैसे लाभ का पद, इसको देखिए निर्धारित करने से पहले एक बार हुआ था कि जैसे कोई सांसद है और वह किसी और चीज में है, दूसरा कोई पद धारण करता है। जैसे एक बार सोनिया गांधी जी जब की सांसद थी और नेशनल वो एनडीसी की नेशनल डेवलपमेंट कमेटी है जो, उसकी चेयरपर्सन भी थी। ये माना गया कि आप लाभ के पद पे हैं, उन्होंने इस्तीफा दिया, फिर चुनाव लड़ा। लाभ का पद है कि एक साथ आप 2 पद धारण नहीं कर सकते सरकारी सेवा का या उस तरह का। हाँ, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, फिर चुनाव लड़ा। नहीं यार, उससे क्या होगा? आप सोच समझ के काम किए ना, वो छोड़ दिए। अगर वो चाहती तो एक ही पद छोड़ देती, तब भी उनको एनडीसी की जब चेयरमैन थी उसको छोड़ देती, एक पे बने रहती, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वो राजनीतिक स्टैंड था, उन्होंने इस्तीफा दे दिया कि हम इस्तीफा दे देते और फिर चुनाव लड़ा। तो लाभ का पद यही है कि लाभ का पद आप किसी को सरकारी सेवाओं में या तो सरकारी ऐसे
18 हो गया ना, इसमें कुछ नोट करना है आपको। और देखिए इसमें बता दिया हूँ ना कि ये सब पुरस्कारों की छूट रहेगी, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, इनकी छूट रहेगी। इस पे केस भी हुई थी। ये जो पुरस्कार मिलते हैं, पद्म भूषण, पद्म श्री, पद्म विभूषण, ये भी उपाधि है। इस पे केस हुई थी। न्यायालय ने कहा कि नहीं, ये पुरस्कार जो है ये उपाधि टाइप नहीं, इनको छूट रहेगी। एक केस थी बालाजी राघवन बनाम भारत संघ। उस केस में निर्धारित किया गया कि जो पुरस्कार मिलते हैं पद्म राष्ट्रीय पुरस्कार, ये वैध है, ये मिलते रहेंगे। अब हम देखेंगे आर्टिकल 19 इसमें कुछ नोट करना है, इसमें कुछ और है नहीं। नहीं तो एक एक लाइन नोट करना चाहे तो नोट करा दे, क्या हो रहा है। चलिए इसको कर लीजिए। तो आप इसको हम बेर की भाषा में नहीं लिखा रहे, इसे समझ, ठीक। नोट करिए उपाधियों का अंत हो गया। अब इसमें पहला राज्य, सेना या विद्या संबंधी, राज्य, सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवा कोई अन्य उपाधि प्रदान नहीं करेगा। राज्य, सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय कोई अन्य उपाधि प्रदान नहीं करेगा। ये हो गया 18 का एक। सेना की और विद्या संबंधी ये उपाधियां चलती रहेंगी। जैसे सेना में कोई होता है ना, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर, ये सब। रिपीट कर दे रहा हूं, सुन लीजिए। राज्य, सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवा अन्य कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। दूसरा नंबर, भारत का कोई नागरिक विदेशी राज्य से कोई उपाधि प्राप्त नहीं करेगा। विदेशी राज्य से कोई उपाधि प्राप्त नहीं करेगा। और तीसरा नंबर, कोई विदेशी कामा दे के लिखेगा कि कोई विदेशी राज्य के अधीन, कोई विदेशी राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के किसी पद को धारण करता है। विश्वास के पद को धारण करता है। तो किसी विदेशी राज्य से राष्ट्रपति की सहमति के बिना, तो किसी विदेशी राज्य से राष्ट्रपति की सहमति के बिना कोई उपाधि धारण नहीं करेगा। देखिए विदेशी और चार में कोई भी अलग अलग किया गया, हो गया। राष्ट्रपति की सहमति के बिना कोई उपाधि धारण नहीं करेगा। देखिए 3 में विदेशी था ना, अब 4 नोट करिए। राज्य के अधीन लाभ और विश्वास का पद धारण करने वाला कोई भी व्यक्ति, लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाला कोई भी व्यक्ति, किसी विदेशी राज्य से कोई भेंट, कोई
प्राप्त नहीं करेगा। राष्ट्रपति की सहमति के बिना प्राप्त नहीं करेगा। ये हो गया 18, ठीक। और इसमें है एक जगह नोट करना कर लीजिएगा कि पद्म विभूषण और भूषण पद्मश्री इन पुरस्कारों को इससे बाहर रखा गया। अब आर्टिकल 19 देखते हैं। अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 19 क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। और कितनी स्वतंत्रताएं हैं? 6। और पहले कितनी? 7। देखिए स्वतंत्रता का अधिकार ये जो है पूरा स्वतंत्रता 6, ये केवल नागरिकों को मिलती है, ये किसी विदेशी को नहीं मिलती, ये केवल नागरिकों को मिलती है। और ये स्वतंत्रता इनमें इन पर निर्बंधन या रोक भी लगाई जाती है। ऐसा नहीं है कि जैसे 19 का है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसका मतलब नहीं कि वाक और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता जो है असीमित नहीं है। राज्य जब चाहे तो इस पर रोक लगा सकता है और उसमें कुछ आधार दिया गया है, विदेश की एकता, अखंडता, स्वास्थ्य, सदाचार आदि हम बताएंगे उसको सबका अलग अलग इन आधारों पर से रोक लगाई जा सकती है। जो 6 है इनका ये असीमित नहीं है, कोई भी इसमें सब पे निर्बंधन लगाए जा सकते हैं या तो रोक लगाई जा सकती है। और इसमें देखिए नोट करिए, बताते हैं। पहला है 19 का वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक का मतलब बोलना, वाक एवं अभिव्यक्ति 19 एक है, 19 का वाक का मतलब बोलना, बोलना और अभिव्यक्ति अपनी बात को कहने की स्वतंत्रता। अपनी बात को कहने की स्वतंत्रता। अब देखिए इसमें क्या है, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में किसी भारत के किसी भी व्यक्ति को कहीं भी बोलने और अभिव्यक्ति करने से उनको रोका नहीं जाएगा। रोका जाएगा किस परिस्थितियों में रोका जाएगा? इसका देखिए निर्बंधन क्या है पहले का। जो निर्बंधन होगा वो युक्तियुक्त होगा, जो रोक लगाई जाएगी वह युक्तियुक्त होगी। ऐसा नहीं कि आप कहीं कोई अपना हो रहा है भाषण और लोग गा के रोक दें, और रोक जो होगी युक्तियुक्त होगी। जिन आधारों पर होगी कि देश की एकता, अखंडता, स्वास्थ्य और सदाचार इनके विरुद्ध होगा। अगर आप ऐसा काम कर रहे हैं तब उस पर रोक लगाई जाएगी, अन्यथा उस पर रोक नहीं लगाई जाएगी। और इसमें रोक लगाने का कई पॉइंट दिया है, लेकिन हम लोग एक बार में इसको नोट कर लेंगे, ठीक। जैसे एक लाइन में ही क्या क्या है इसमें। और वाक अभिव्यक्ति स्वतंत्रता एक केस आई रमेश थापर केस, इसमें प्रकाशन भी जाता है। जैसे जो पेपर में चीजें निकलती हैं वो भी क्या है, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है।
ये नहीं कि ये बोलना नहीं जा रहा है, वो वाक अभिव्यक्ति की प्रकाशन के माध्यम से बोल रही है। जो इसमें मीडिया सब आता है चैनल पे, प्राइवेट चैनल और सरकारी, क्या है, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। देखें कि बहुत चीज़ों पर गवर्नमेंट रोक लगा देती है। कोई चीज़ें आती हैं, कोई भाषण इस तरह का है जो उत्तेजना पैदा करता है और लोगों के दो समुदायों के बीच लड़ाने का प्रयास करता है, उसको रोक लगा देती है। इसी आधार पे उस पर हमें नहीं दावा कर सकते कि हम 19(1) में वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का आनंद है, ऐसा नहीं। तो जब देश की एकता, अखंडता, सदाचार और स्वास्थ्य पे प्रभाव पड़ेगा तो रोक लगाई जा सकती है। उसको हम लोग कराते हैं भैया। और दूसरा देखिए, दूसरा है शांतिपूर्वक निरायुक्त सम्मेलन का, शांतिपूर्वक निरायुक्त सम्मेलन करने का। जैसे कोई आप सम्मेलन कर सकते हैं, शांतिपूर्वक निरायुक्त मतलब कि युद्ध वाला न हो, बिना उसके हो, किसी हथियार के न हो। ये जुलूस निकलते हैं, इनमें हथियार प्रतिबंधित रहता है, लेकिन लोग भले निकाल देते हैं। कई बार पुलिस देखिए रोक लगा देती है। अब कुछ लोगों के लाभ हो गए हथियार, जैसे सिक्कों में जो 5 है तो उसमें कृपाण भी को कोई लागू, उसके बाद दूसरी है। लेकिन इसमें क्या है, निरायुक्त, आप ऐसे जुलूस निकालेंगे शांतिपूर्वक, ऐसा कोई भड़काऊ भाषण नहीं देंगे, कोई हथियार लेकर उसमें लहराएंगे नहीं, जैसे इस तरह का। इस पर अगर रोक करेंगे गवर्नमेंट रोक लगा देगी। अब अगला है, देखिए किन आधारों पर इस पर रोक लगाएगी। शांतिपूर्वक जो सम्मेलन करना, इसमें धारा भारतीय दंड संहिता के अनुसार भी रोक लगा सकती है। भारतीय दंड संहिता के अनुसार भी रोक लगा सकती है कि धारा 144 लागू कर दे। धारा 147 में है कि 5 व्यक्ति एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकते। किसका है, भारतीय दंड संहिता का, IPC का। इसके आधार पर रोक लगा सकती है। और मानव जीवन को खतरा है, ऐसे बहुत तेज आवाज में आप जुलूस निकाल रहे हैं, बहुत तेज आवाज में जुलूस जा रहा है, बहुत डीजे बज रहा है, क्या होगा, मानव के लिए खतरा होगा। अभी आप लोग न्यूज में पड़े होंगे, यहाँ काबुल में जुलूस में बहुत तेज आवाज थी, लोगों की अटैक आ गया बस्ती में। इसीलिए हाईकोर्ट का क्या केस इस पे है कि रात 10 बजे के बाद आप डीजे नहीं बजा सकते हैं। धार्मिक स्थलों पे जो डीजे होता है, भजन कीर्तन या वो अजान वो नहीं करेंगे। लेकिन रात 10 बजे के बाद भी लोग करते रहते हैं, लेकिन ये नियम है कि रात 10 बजे के बाद आप डीजे उजे नहीं बजा सकते। अगला है इसमें संगम या संघ, इसमें जोड़ा गया है संगम या संघ। नोट करिए 19 का ग, संगम या संघ, संगम या संघ। समितियां, इसको बाद में जोड़ा गया, इसको 97वें संविधान संशोधन से सरकारी समितियों की 97वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया। पहले क्या था, केवल संगम या संघ बनाने का कहा, लेकिन इसमें अब नया चीज जोड़ दिया गया 1997 में, नहीं 97 में नहीं होगा, 97वें संविधान संशोधन से इसको सहकारी समितियां भी, सहकारी समितियां क्या होती है, एक दिन और बताए थे, जो कोऑपरेटिव बैंक होते हैं,
जैसे आप लोग अपने सहकारी को बना सकते हैं, 10 लोग मिल गए, सब लोग कहेंगे ठीक है हम लोग एक सहयोग का वो बैंक बनाया जाए, सब लोग 10,000 रुपये जमा कर देंगे। वो सहकारी समिति होगा ना, सहकारी समिति क्या सरकारी समिति आपकी सहकारी समिति सहकारी जो आपसे सहयोग तो जैसे 10 लोग मिल गए तो अपना आपसी जो स्वयं सेवक संघ बनते हैं ना, वो इसी तरह अपना 10,000 इकट्ठा कर लीजिए, 1 लाख रुपया हो गया। किसी को जब जरूरत पड़े उसमें से उसको हम उधार दे दें और कोई जरूरत हो इस तरह से। तो इसी तरह से इसका कोऑपरेटिव बैंक जो है, इसमें कोऑपरेटिव बैंक यही है, हर जिले में एक कोऑपरेटिव बैंक होता है। और पहले इसमें सहकारी समिति बनाने के बाद ये भी हुआ था कि इसके मंत्री भी बनाए जाए, लेकिन अभी बन नहीं रहा। अमित शाह जी इसके पहले सहकारी मंत्री बने, आपकी बात पहले सहकारी मंत्री केंद्रीय, स्टेट में तो बहुत रहते हैं लेकिन केंद्रीय पहले अमित शाह जी बने, सहकारी मंत्री अमित शाह जी। ये हो गया सहकारी समितियां, संगम संघ या सहकारी समितियां बनाने का। आप कोई भी संगम संघ का मतलब क्या हुआ, कोई संघ बना लीजिए, जो एनजीओ बनाते हैं हम लोग, कैसे बनता है सर? एनजीओ अपना स्टेशन होता है उसका, इसी रूप में बना लीजिए, 10 लोग 5 लोग रहिए आपका समाज कल्याण अधिकारी के पास होता है सर, जैसे डिस्ट्रिक्ट में अगर बनाना है तो। हाँ वही हो। अब इसका हमको क्लियर नहीं पता है कहाँ से होता है, लेकिन इसका देखेंगे आप उसका रजिस्ट्रेशन होगा। जी। और कुछ एनजीओ ऐसे हैं जिसमें बहुत विदेशी सहायता भी मिलती है, जैसे उसको विश्व बैंक देता है और देता है, बहुत से एनजीओ हैं जैसे चलते हैं, अक्षय पात्रा का है, लोगों को भोजन कराती है, बहुत से जल के में चलते हैं, दिया से और यूनेस्को से बहुत सहायता मिलती है। दिया फाउंडेशन से जो दिया फाउंडेशन है जो वृक्षों के लिए। हाँ वही तरह तो कई कोई फाउंडेशन आप बना सकते हैं, उसका जो शर्तें हैं वो फिल करिए, अपना डॉक्यूमेंटो करिए, कोई रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। किसी क्षेत्र में आप काम करना चाहते हो, शिक्षा के क्षेत्र में ही काम करना चाहते हो, कोई बना लीजिए, या पेयजल के संबंध में कोई काम करना चाहते हो, किसी भी क्षेत्र में काम करना चाहते हैं तो आप उस पर बना सकते हैं। उसके लिए रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, हो जाएगा। अब ये हमको जानकारी नहीं किस प्रोसेस से होता है, लेकिन वो पता लग जाएगा सर। तो संगम संघ या सहकारी समिति बनाने का स्वतंत्रता। अगला है भारत के किसी राज्य क्षेत्र में स्वतंत्र आवास संचरण। भारत के किसी, देखिए संचरण जो शब्द है ना, इसमें एक मिनट बता रहे हैं, ये संचरण नहीं है, इसमें गलत दिया, वहाँ निवास करने का है। और मेरे में भी संचरण है, उसके बाद में निवास, पांचवा सब निवास है, पांचवा निवास। आप में क्या है, क्या लिखा है? संचरण है जैसे घूमने की संचरण है ना, ठीक। भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आवास संचरण का पूरे भारत में कहीं भी आपको आने जाने और घूमने का कोई रोक नहीं है, लेकिन इस पे भी युक्तियों रोक लगाई जाती है। जहाँ वही बात फिर आ जाती है कि जहाँ एकता, अखंडता और सुरक्षा, सदाचार या जनजाति क्षेत्रों में अब जाते हैं। जब अभी इस मामले पे एक मामला आया था बीच में, अंडमान निकोबार में एक जनजाति है जरवा जनजाति, वहाँ एक विदेशी व्यक्ति उनके बीच चला गया था और मोबाइल से वीडियो बना रहा था। उसी आधार पर इसको रोक लगाई गई कि उनके जरवा जनजाति जो थी इसमें फेमस हुई थी, तो पूछता था कि जरवा जनजाति कहाँ की है, जैसे उनके बीच में आप नहीं जा सकते, उनकी प्राइवेसी भंग होती है। आप उनके बीच में चले गए, आपकी भाषा ही नहीं समझ पा रहे हैं, हो सकता है हमला ही कर दें, ऐसा भी हो सकता है ना। वो जरवा जनजाति के बीच चला गया और मोबाइल लेकर उनकी वीडियो बना रहा था।
चला गया था, जो कि संरक्षित क्षेत्र है, उसमें नहीं जाना है आपको। बहुत जगह आप लोग देखते होंगे लिखा रहता है, लिखा रहता है। ये तो लिखा है प्रवेश वर्जित देवी, वो दूसरी चीज़ है, लेकिन कुछ ऐसे संरक्षित क्षेत्र है जहाँ हमारा जाना अवैध है। तो उसके बाद नियम लगाया गया, फिर उस पर उसको सजा हुई, जो भी उसमें प्रार्थना चला उसको सजा हुई होगी। अब ये आइडिया नहीं है वो क्या हुआ, लेकिन ये था कि आप उन क्षेत्रों में नहीं जा सकते जहाँ गवर्नमेंट रोक लगाई। या तो कोई आर्मी क्षेत्र है, देखेंगे आप लोग सेना का है, वहाँ भी रोक दिया जाता है, तो आप उसमें विरोध करके नहीं अब जा सकते देश की एकता अखंडता से, और वो ऐसी चीज़ें कि उसको बाहर नहीं आने दिया जाता। इस तरह से इसलिए रोका जाता है कि इसमें कोई भी व्यक्ति जाए वहाँ चीज़ें लीक कर सकता है, उस आधार पर वहाँ भी रोक है। अब अगला इसका, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भाग में निवास करने और बस जाने का अधिकार। भारत के किसी राज्य क्षेत्र में निवास करने और बस जाने का अधिकार। तो भारतीयों को पूरा अधिकार है कि किसी भी क्षेत्र में वो निवास करें या और बस जाए। हम चाहें तो भारत के किसी भी भाग में निवास कर सकते हैं, रह सकते हैं, और वहाँ पर जाए, वहाँ के अस्थायी निवासी बन जाए। पहले जम्मू कश्मीर में नहीं था, लेकिन धारा 370 जब हटी तो उसमें एक आर्टिकल है जम्मू कश्मीर का जो संविधान अलग से होगा ना 35 से, उसमें संशोधन किया गया। इसमें संशोधन ये किया गया कि अब कोई भी व्यक्ति जम्मू कश्मीर में बस सकता है, वहाँ जमीन खरीद सकता है। आर्टिकल 370 कहने में हट गया, लेकिन जम्मू कश्मीर जो है भारत का हिस्सा आर्टिकल 370 के तहत ही तो बना है। जब 370 हटा, पूरी तरह वो नहीं हटा है, कश्मीर भी तो हट जाएगा भारत से। मैं बता रहा हूँ 370 पूरी तरह नहीं हटा, बस वो उसमें संशोधन किया गया है 35 में, 370 में और कुछ नहीं हुआ है, वो आंशिक रूप से हो किया गया। 370 को आंशिक संशोधन उसमें किया गया, ठीक, उसको पूरी तरह हटाया नहीं गया। केवल क्या है, हमको अधिकार मिल गया है वहाँ पे, कोई भी व्यक्ति जाए वहाँ बस जाए और वहाँ से संपत्ति खरीद सकता है, और कोई संशोधन नहीं है। एक उसका एक पढ़ेंगे तो 35A है, उसी में संशोधन किया गया है। 370 को पूरी तरह से नहीं हटाया गया। आप लोग पढ़िएगा 370, जैसे भी बता रहा हूँ 370 में क्या है। जैसे इधर जो 370 में 71 में हर राज्यों की विशेष स्थिति को ऐसा अनुच्छेद दर्शाते हैं। जैसे 371 में असम के लिए विशेष स्थिति है, देखिए 370 में पढ़ रहा हूँ, इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी अनुच्छेद 238 के उपबंध जम्मू कश्मीर के संबंध में लागू नहीं होंगे। 238 में जो उपबंध होंगे वो लागू नहीं होंगे। और ये देखिए फिर दूसरा, जम्मू कश्मीर से धारा अनुच्छेद 370 में प्रभावी, एक किस कौन सी डेट दिया है, 5 अगस्त 2019। अभी देखिए इसमें क्या क्या परिवर्तन हुए। 5-6 अगस्त को केंद्र सरकार ने 70 वर्ष पुराने अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावित कर दिया और राष्ट्रपति की अनुमति से 370 के खंड क को छोड़ के, देखिए 300 अनुच्छेद 70 के खंड क को छोड़कर पूरे अनुच्छेद को खत्म करने का संकल्प संसद के दोनों सदनों में पारित किया। 300 का वो बना है, 370 का बना है, उसके बाद तक जो है समाप्त हुआ है, उसको पूरी तरह समाप्त नहीं किया गया है। इस संकल्प के अंतर्गत जम्मू कश्मीर राज्य का पुनर्गठन कर दिया गया है और जम्मू कश्मीर और लद्दाख नाम के 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए।
देखिए इसमें उसका भी 35 का भी वर्णन किया गया है नीचे। और इसी के साथ संविधान के अनुच्छेद 35 एक स्वतः ही समाप्त हो गया। जो 35 था वो स्वतः ही समाप्त हो गया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। ये दो अलग चीज दिया है कि इनको होने से पांडिचेरी आ गया, वो आ गया, ये पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। 370 का जो है हाँ, उसमें 338 के बारे में दिया है। 238 साल में संविधान संशोधन से निश्चित कर दिया गया है। अब 238 क्या है देखते हैं। सूची खाप के राज्य 238 निश्चित कर दिया गया। यस सर, भाग 7 में दिया गया। निश्चित कर दिया गया तो पूरा पूरी तरह ये हो जाएगा जब वो है ही नहीं। लेकिन यहाँ पर क्या शब्द यूज किया जा रहा है कि क को छोड़ के, तो क को छोड़ने का कोई मतलब ही नहीं मिलेगा जब वो आगे निश्चित है। क को छोड़ने का क्या मतलब हुआ? इसमें 237 सही है ही नहीं है। कुछ वर्ग और अनुच्छेद 7 सर भाग 7 में है, भाग 7 में है नहीं है, भाग 7 में है लेकिन 238 उसका कोई मतलब ही नहीं ये निकला। सर वो निश्चित कर दिया गया। जब वो छोड़ दिया जा रहा है और वो निश्चित है Yes, sir. पहले से ही। अब जो जैसे इसमें यही है कि क को छोड़ दिया, क में 238 है प्रावधान, 238 को निश्चित कर दिया गया, तब तो उधर पूरी तरह वो समाप्त हो गया। यस सर, उस तरह से पूरी तरह वो समाप्त कर दिया गया। लेकिन इसको इसका स्टेटस बदल दिया गया, इसको केंद्र शासित बना दिया गया, कि वो केंद्र के अंतर्गत आ गया। अगर उस तरह उसको बनाते कोई प्रॉब्लम होती। केंद्र शासित का स्टेटस दे दिया इन्होंने। इसी का और देशों ने विरोध किया था, पाकिस्तान ने इसी का विरोध किया था कि केंद्र शासित क्यों बनाया जा रहा है। केंद्र शासित का मतलब केंद्र हमेशा अपने माध्यम से ही वहाँ शासन करेंगे। पूरी तरह से गवर्नर सिर्फ भाग बी में मतलब लागू होना निश्चित किया। हाँ क्या कर रहे हैं? पहले सिर्फ भाग बी में लागू होना निश्चित किया गया ना। हाँ वही भाग बी में, लेकिन भाग ए जो है वो भी तो बता रहे हैं कि 38 उसमें है 238 238 निश्चित कर दिया गया है। तो वही बात हो गई ना फिर। क में क्या है? क है कि 238 के प्रावधान को छोड़ के और 238 ऑलरेडी निश्चित है। देखिए पढ़ते हैं, देखिए 370 इस संविधान के किसी बात के होते हुए अनुच्छेद का है कि अनुच्छेद 238 के उपबंध जम्मू कश्मीर के संबंध में लागू नहीं होंगे। 238 ऑलरेडी वो है और परिवर्तन किसमें किया गया? बी में। जो उसके रहे होंगे 238 इसमें दिया ही नहीं है। निश्चय के बाद भी देता तो पता लगता है कि क्या थे 238 उसको नहीं दिया है। चलिए अब आगे देखते हैं यहाँ क्या चल रहा था। आवास संचरण की सुगमता, आवास संचरण की सुगमता। देखिए संचरण हो गया था ना, कहीं भी निवास करने की, तो कहीं भी रहने और निवास करने का भारतीय नागरिकों को अधिकार है किसी भी भाग में भारत के। एक सेकंड की और देखते हैं मैटर। ये हो गया निवास का, किसी विभाग में रहने और बसने का। कोई भी भारतीय नागरिक किसी विभाग में बसने का रहने का उसको अधिकार है। इस पे निबंधन के माध्यम से न्यायालय रोक लगा सकता है। और निबंधन उसमें क्या है? राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार, इन्हीं सब आधारों पे वो रोक लगा सकता है। अगला है व्यवसाय की स्वतंत्रता। व्यवसाय की स्वतंत्रता या वृत्ति या व्यापार। भारत जब कोई भी नागरिक भारत के किसी भाग में
व्यवसाय कर सकता है। वित्तीय या व्यापार उसमें सब यूज किया गया है। किसी विभाग में कोई भी व्यक्ति व्यापार कर सकता है, उसमें कोई रोक नहीं लगाई जाएगी। रोक किन आधारों को लगेगी? अगर वो ऐसा व्यापार करता है अब प्रतिबंधित वस्तुओं का, जो कि देश की एकता अखंडता के लिए, अब कोई नशीली चीजों का व्यापार करे, कहेंगे संविधान में उनको अधिकार है, वो नहीं कर सकता है। कुछ चीजें हैं वैसे इसमें लाइसेंस मिलता है, वो कर सकता है, वो उसका व्यापार कर सकता है। लेकिन ऐसी चीजों का व्यापार नहीं करेगा जो देश की एकता अखंडता और सदाचार के लिए। एक सब उसमें सदाचार यूज होता है, देखेंगे आप निबंधन में हमेशा सदाचार, शिष्टाचार, स्वास्थ्य ये यूज होता है। जैसे कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि सदाचार कहाँ से आएगा, तो उसमें इसको भी देखेंगे। सदाचार का मतलब क्या होता है? जो आचार विचार है आपका, हमारा व्यवहार जो है अच्छा हो, इसीलिए होता है। कई बार अगर आप पढ़े नहीं कहीं उसमें सदाचार कहाँ से आ गया, क्या बात है? तो क्यों क्या सही नहीं है? घर चले जाएंगे? अरे सर नहीं सही नहीं है, आराम से मतलब ऐसे आना ही नहीं चाहिए था ना। रात में पड़ी हुई सर, दिन में क्लास नहीं सोएगी। चलिए, हो गया व्यवसाय, वित्तीय और व्यापार करने की स्वतंत्रता। अब इसमें हम निबंधन अलग अलग बता देते हैं। इस सब में उस समय बता दिए और इस आधार पर निबंधन लगाए जाएंगे। देखिए, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में सूचना का अधिकार भी आता है। सूचना का जो अधिकार है सर, प्रेस का भी है। क्या वो सर, प्रेस प्रेस की स्वतंत्रता तो पहले में ये बताए तो थे, बताए थे ना प्रकाशन की कि पेपर आता है, वाक और अभिव्यक्ति में ही आती है प्रेस की स्वतंत्रता। इसमें एक केस भी बताए थे आपको, रमेश थापर की। भारत संघवाद 1862 उसमें कहा गया कि प्रेस की स्वतंत्रता वाक में। हाँ, वही बता रहे हैं। उसमें केस है कई, लेकिन हम केस में नहीं जाएंगे। 19 में केस केवल नाम ले लेना, इसीलिए केस वो थी, रमेश थापर थी, सकल और एक कौन लिमिटेड पेपर था, कई केसेज हैं उसमें प्रेस की स्वतंत्रता पे है। उसको भी प्रतिबंधित किया जा सकता है, लेकिन वही आधार के वही आ जाएंगे, देश की एकता अखंडता, सुरक्षा, सदाचार, स्वास्थ्य। और इसमें देखिए नई चीज, अनुच्छेद 19(1) में जानने का अधिकार है। 19(1) में ही है, जैसे पहले काम बता दिया प्रोविजन, अब इसमें जो अलग चीजें बता रहे हैं। 19(1) में जानने का अधिकार, इसी के अंतर्गत क्या है? सूचना का अधिकार। इसको माना गया है जानने का अधिकार जो है वो मूल अधिकार है, ये स्वतंत्रता में आएगी। 6 स्वतंत्रताएं में जानने का अधिकार भी आएगी। इसी नियम के तहत, इसी आर्टिकल के तहत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 को लाया गया है। कैसे जानेंगे आप? कोई चीज सूचना के अधिकार से ही मांगते हैं ना, आरटीआई के माध्यम से। इसी के तहत जैसे देखें, भारत में कोई भी कानून बनता है तो उसका जो कुछ चीजें कहीं कहीं वो संविधान से ही निकलता है। उसका जो मूल इष्ट है, मूल जड़ है, वो कहीं कहीं संविधान से ही निकलेगी। चाहे कोई कानून अगर उसके वो खिलाफ है, उससे संगत है, तो 13 पढ़े हैं ना, वही शून्य हो जाएगी। उससे संगत है तो शून्य हो जाएगा, कुछ बात में संगत है उतना शून्य हो जाएगा। तो इसमें सूचना का अधिकार इसको लाया गया। देखिए, रमेश थापर केस जो बोल रहे थे, इसमें उच्चतम न्यायालय का रमेश थापर बना मद्रास राज्य। इसमें उच्चतम न्यायालय ने कहा कि वाक और व्यक्ति की स्वतंत्रता विचारों के प्रसार की और विचारों के प्रसार की स्वतंत्रता सम्मिलित है और
वह स्वतंत्रता विचारों के प्रसारण की स्वतंत्रता सुनिश्चित करती है। ठीक, इसका मतलब कि विचारों के हमारे प्रसार की स्वतंत्रता, जो अनुच्छेद 21 है वो हमारे विचारों के 19 प्रसार की स्वतंत्रता है। जब प्रकाशन होता है पेपर में कई लोगों तक जाता है ना, तो क्या होगा, हमारा विचार का प्रकाशन होगा। जब न्यूज आता है क्या होता है, उसका क्या किया जाता है, प्रसारण, उसको प्रसारण बोलते हैं। वो बहुत से लोगों के पास जाता है। तो ये जो इस केस में कहा गया कि जो विचारों की स्वतंत्रता है वो प्रसारण की स्वतंत्रता है, विस्तार की स्वतंत्रता है। और लोक हित की महत्व का प्रकाशन करने का पुरस्कार लोक हित के लिए है। अब एक चीज इसमें नोट कर लीजिएगा, यहाँ जानने का अधिकार 19(1) में जानने का अधिकार भी मूल अधिकार है। और इसी का सूचना अधिकार अधिनियम 2005 लाया गया। केस इसमें बहुत सी है, लेकिन केस के देखिए इस चीज में आ गया, एक आया था निजता का अधिकार, वो इसी में आएगा। निजता का अधिकार इसमें आएगा। जैसे आप किसी चीज को फोन पर टेप करना, किसी का वो कर रहा है, क्या हो जाएगा, निजता के अधिकार के खिलाफ। अगर किसी में आएगा, हाँ, किसी में आएगा, 21(a) में आएगा, लेकिन उसमें वो तो 21 में आएगी, निजता का अधिकार आ गया, लेकिन इसमें भी है क्योंकि सर वो मौलिक अधिकार का भाग माना जाता है। हाँ, मौलिक अधिकार भाग माना गया। अभी आया था निजता का अधिकार में, जैसे आधार केस आई थी, लेकिन वो इसमें 19 में भी आ जाएगा। 19 किस बार मतलब 19 के फर्स्ट में प्रकाशन में, जैसे आपका कोई फोन टेप कर रहा है उसका सर आपका या वो कर रहा है कि हम इसको प्रसारण का वो है, तो क्या हो जाएगा, आपकी निजी बातों को कोई प्रकाशित नहीं कर सकता है ना। जैसे मानहानि केस आप कर सकते हैं, कानून तो कर सकता है। इसमें कई केस हैं इसी मामले में कि कई लोगों के निजी बातों को, जैसे एक मामला था उसमें एक लेडीज के बारे में अनर्गल बातें लिखी गई उसी नाम की, जबकि वो दूसरी थी, लेकिन उसने केस कर दिया कि मेरे विषय में मेरे इन्होंने रिपुटेशन को, प्रतिष्ठा को डाउन किया पेपर। तो पेपर वाले ने बताया कि नहीं, इसी नाम की एक दूसरी औरत है। तो उसको न्यायालय ने कहा कि आपको वहाँ छापना चाहिए कौन औरत है। जैसे यहाँ पे 2 लोग हैं, एक ही नाम के इस क्लास में मैं जाके बात कर दूँ कि बहुत एक इनकी प्रवृत्ति सही नहीं है और लोग दूसरे को समझें। ये सब चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, तो उस पर आप मानहानि का केस कर सकते हैं। मानहानि जानते हैं ना कि आपकी जो प्रतिष्ठा पे हानि पहुँचती है। और प्रेस की स्वतंत्रता इसमें आएगी। एक केस की देखिए, आटो शंकरवाद, इसमें कहा गया कि मानहानि के डर से प्रकाशन पर रोक नहीं लगाई जाएगी। जैसे कोई प्रकाशन हो रहा है तो ये ना पहले से ही रोक लगा दी जाए कि इससे किसी को मानहानि हो जाएगी, पहले से रोक नहीं लगेगी। बाद में अगर मानहानि होती है तो उसमें सजा जो मिलेगी उसको दिया जाएगा, पहले से रोक नहीं लगाई जाएगी। उसको आटो संकट मामला करते हैं। इसमें हुआ क्या था, एक तमिलनाडु के अधिकारी थे जो जेल में रहते हुए जेल में थे, और उन्होंने बहुत सी ऐसी बातें अपने डायरी में लिखा जो उस समय उन्होंने गलत किया था, उसको छपने के लिए दे दिए। उसको ये लिख के अपना रखे थे, कोई इनका मित्र पाया उसको छपने के लिए दे दिया। तो इन्होंने उस पर रोक लगाने की मांग की, कहीं ये मानहानि हो जाएगी। इसी पर न्यायालय ने कहा कि मानहानि के डर से हम प्रकाशन को रोक नहीं लगाएंगे।
जैसे इसमें देखिए बंद का आयोजन, इसी से संबंधित है। बंद का आयोजन भी असंवैधानिक है। धरना प्रदर्शन जैसे कौन सा इसमें है, बाद में आएगा। धरना प्रदर्शन करना भी असंवैधानिक है। जैसे है ना शांति पूर्वक और निरायुध सम्मेलन का, आप ये नहीं कर सकते कि हम शांति पूर्वक और निरायुध प्रदर्शन कर रहे हैं। धरना प्रदर्शन जो है असंवैधानिक है। इसमें केस थी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टियां बनाम भरत कुमार। इसमें न्यायालय ने कहा कि बंद हड़ताल ये जो है असंवैधानिक है। इसको हम इस हालात को नहीं कर सकते कि हम शांतिपूर्वक वो कर रहे हैं। इसमें जैसे बहुत से अधिकार इसमें है ना, आ जाएंगे सब। जैसे चलचित्रों पे, चलचित्र का मतलब क्या हुआ, फिल्म। चलचित्रों पर रोक जो है कैसे लगाई जा सकती है, लगाई जा सकती है, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं। चलचित्रों पर कभी कभी देखते हैं कोई ऐसी मूवी आती है जिसमें होता है कि समाज में वैमनस्य होगा, भेदभाव होगा, उस पर रोक लगा दी जाती है या कहा जाता है कि उस भाग को हटा दिया जाए। तो हटाने वाला फिर वही नियम चला जाता है जो पिठक्कड़ का बताए थे, अनुच्छेद 13 वाला। इसमें जो है चलचित्र का प्रदर्शन भी वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता माना गया। इसको क्या माना गया कि फिल्म भी है जो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, क्योंकि फिल्में जो होती हैं प्रसार होता है, इसका ज़्यादातर अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचती है। इसलिए यह इस दायरे में आएगी जब यह देश की एकता, अखंडता, सुरक्षा, सदाचार, शिष्टाचार के खिलाफ अगर जा रही है तो इनमें युक्त निर्बंधन लगाया जाए। निर्बंधन का मतलब क्या होता है, रोक। निर्बंधन का मतलब रोक होता है, इस पे रोक लग जाएगी। देखिए इसमें एक है लोक व्यवस्था और विधिक व्यवस्था में अंतर, इसको छोड़ देते, इससे नहीं होता। जितना अंदर जाएंगे आप लोगों की इधर से उधर हो रहा होगा कि कहाँ पूछ रहे हैं। एक इसमें मामला देखिए जो इस पे वित्तीय उपजीविका वाले में, वित्तीय उपजीविका वाले में और व्यापार करने की स्वतंत्रता में फुटपाथों पर व्यापार करना मूल अधिकार है, इससे कहा गया। उसमें नोट कर लीजिएगा 6 में वित्तीय व्यापार करने वाला जो सेक्शन है इसमें फुटपाथों पर व्यापार करना मूल अधिकार है। जैसे 19 का 6 क्या है कि भारत में कहीं भी व्यापार करने और बिक्री का मतलब व्यापार ही होता है, करने की स्वतंत्रता। तो फुटपाथ पर जो व्यापारी होते हैं नहीं लगाते हैं रेडी ओडी, इस पे रोक लगाई जा रही है। तो इसमें एक बात था सोदान सिंह वाद, इस बात में कहा गया फुटपाथ पे व्यापार करना, सड़क पे दुकान लगाना अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 19(1)(6) का के अधीन एक मूल अधिकार है। इसको नोट कर लीजिए। सड़क के फुटपाथों पर व्यापार करना अनुच्छेद 19(1)(6) के अधीन मूल अधिकार है। मूल अधिकार है तब 20 पे प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अगर वह उस तरह उसका जो निर्बंधन का आधार है उसका उल्लंघन करेगा तो उस पर लगाया जा सकता है। देखिए इसमें अंदर जाएंगे तो बहुत से भाई किसी में अधिकार आएंगे, लेकिन हम लोग चीज़ें क्या है 6 स्वतंत्रता है और उसके निर्बंधन के आधार है। और जो भी चीज़ याद रखिएगा, जैसे 19(1) में जानने का अधिकार और सर संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार पहले मूल अधिकार था, अब उसको समाप्त कर दिया गया है, वो अब लीगल राइट हो गया है। इसके बाद 300 में
में इसका था 19 में था पहले, उसको समाप्त कर दिया गया 44वें संविधान संशोधन द्वारा। संपत्ति का अधिकार जो है कानूनी अधिकार हो गया। जैसे कई बार पूछता है कि मतदान करने का अधिकार कैसा है, पेपर में आया लीगल राइट, मूल अधिकार नहीं है। 301 अब संपत्ति आप रख सकते हैं लेकिन वो मूल अधिकार नहीं। गवर्नमेंट जब चाहेगी तब आपकी संपत्ति को आयकर क्यों होता है, इसीलिए होता है। और तो जब चाहे तो आपको पूरी संपत्ति आयकर के अलावा भी उसको जरूरत हो तो वेतन इसीलिए रोक दिया जाता है जब आपातकाल में और उसमें। एक पूरा 19 हो गया। ठीक, अब इसमें बहुत सी चीजें जैसे बच जा रही हैं, हम पूरा उसको नहीं कर पाएंगे। जैसे 19 बहुत बड़ा है, अब उसमें देखते जाएंगे कितने अधिकार आएंगे। तो केवल एक ही बात और व्यक्ति की स्वतंत्रता पढ़ते ही हम लोग 2 दिन पढ़ते रह जाएंगे। जैसे ये जान लीजिए, जानने का अधिकार, समाचार पत्र का प्रकाशन जो होता है वो भी व्यक्ति की स्वतंत्रता है। चलचित्र है वो भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। व्यापार वाले में जैसे फुटपाथ पे व्यापार करना मूल अधिकार है, उसमें याद रखिए। और चलिए इसमें भी देखते हैं अगर कोई नया फैक्ट हो बताते हैं। सर इंटरनेट की स्वतंत्रता अभी नहीं है। इंटरनेट की स्वतंत्रता अभी नहीं है, वो इसी में आ जाएगा। इसी में है। इंटरनेट आप जानने का अधिकार चाहिए, वो इंटरनेट की स्वतंत्रता। वैसे 21 में एक बार में कहा गया इंटरनेट एक्सेस करना मतलब जो है मूल अधिकार है। केरल राज्य की केस थी, इसमें कहा गया कि 21 पढ़ेंगे तो उसमें बहुत से केसें आएंगे। 21 में भी हम लोग उतना नहीं, जो मूल चीज रहेगी जिसे चिकित्सा का, स्वास्थ्य का, वही देखेंगे। देखिए 19 और 21 दोनों अलग अलग हैं। कुछ चीजें आ जाती हैं इसमें, दूसरी चीजें वो दोनों अलग अलग है। जैसे निवास वाले में है, निवास से कोई वैसी वो नहीं है। ठीक, देखिए निर्बंधन वाला हम आपको बता रहे थे ना, संचरण की, हाँ संचरण की स्वतंत्रता में। तो इसमें किस पे किस आधार पर वो प्रतिबंध लगाया जाएगा? साधारण जनता के हित में और किसी अनुसूचित जाति जनजाति के हित में संरक्षण। जो जरवा जनजाति वाला केस बता रहा था आपको, इसी से बता रहा था। और देखिए संघ की स्वतंत्रता में, संघ की स्वतंत्रता में सदाचार शब्द यूज है। संघ की स्वतंत्रता में लोक व्यवस्था, सदाचार और देश की प्रभुता, ये सब यूज है। कल हम एक जगह पूरा आपको एक पॉइंट नोट करके नीचे जो छोटा छोटा लिखा देंगे। जैसे 6 जो पॉइंट है, 6 का इस आधार पे वो रहेगा। बस एक एक लाइन का नोट करा देंगे। निर्बंधन वाला अधिकतर का निर्बंधन सेम है लेकिन कुछ में चेंज है। जैसे उसमें कहे संचरण वाले में क्या है, लोकहित और जनजातियों पे। और जैसे फर्स्ट वाले में कई चीजें सब शामिल है लगभग। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, देश की एकता, अखंडता, सदाचार, स्वास्थ्य, सबके लिए स्वास्थ्य शब्द भी आए। देखिएगा स्वास्थ्य से संबंधित शब्द भी है। स्वास्थ्य क्या होगा? बहुत ज्यादा जब अगर डीजे बज रहा है और शोर हो रहा है, इससे स्वास्थ्य पर असर पड़ता है ना, इसीलिए स्वास्थ्य शब्द का यूज किया गया है। चलिए कल देखते हैं, कल 20 देखेंगे, इसका हम नोट करा देंगे पूरा एक जगह, एक पेज में एक लाइन मतलब वो करा दिए। फिर नीचे निर्बंधन, फिर ऊपर हो, फिर नीचे निर्बंधन की नाम से।